नमस्कार दोस्तों, पेश है माई भूमि डिवाइस। ये है सेवा रिपब्लिक और माई लैब के सम्मिलित प्रयासों से विकसित एक अग्रणी समाधान, जिसका लक्ष्य है भारत में कृषि से संबंध तकनीकी क्षेत्र में एक क्रांति लाना। माई भूमि भारत के पहले पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग समाधान के रूप में उभर कर सामने आया है, जो भारतीय किसानों को बेमिसाल सुविधा और दक्षता प्रदान करता है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ माई भूमि सॉइल टेस्टिंग प्रोसेस को सीधे किसानों के दरवाजे तक ले आया है। यानी अब दूर दराज के परीक्षण केंद्रों में जाकर समय बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। ये कॉम्पैक्ट और उपयोग में बहुत आसान समाधान मिट्टी के पोषक तत्वों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। ये एक बेहद किफायती डिवाइस है जो गुणवत्ता से समझौता किए बगैर हमें समर्थ बनाता है। तेज गति से परीक्षण करने की क्षमताओं के साथ साथ ये 20 से 25 मिनट के भीतर ही लगातार सटीक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट प्रदान करता रहता है, जिससे आपके कीमती समय की भी बचत होती है। ये ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन से आसानी से कनेक्ट हो जाता है, जिससे परीक्षण परिणामों को पाना और भी सुविधाजनक हो जाता है। सुविधा के नजरिए से हमने मिट्टी परीक्षण के इस प्रोसेस को 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा है, और ये हैं: पहला, मिट्टी कैसे एकत्र करें या सॉइल कलेक्शन कैसे करें। दूसरा, परीक्षण या टेस्टिंग के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। तीसरा, परीक्षण शुरू करने से पहले आइए माई भूमि परीक्षण किट के घटकों को देखें। चौथा, माई भूमि किट का इस्तेमाल करके वास्तविक परीक्षण कैसे करें। पांचवा, माई भूमि मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके किसान अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। और छठा, रिपोर्ट जनरेशन और उसका विश्लेषण। सॉइल टेस्टिंग में 2 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पहली, हमें मिट्टी का सैंपल किस तरह से कलेक्ट करना है, और दूसरी, हमें मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, ये हम सब जानते हैं कि खेती के लिए जमीन 2 तरह की होती है। एक जमीन खाली रहती है, जहां गेहूं, मक्का आदि फसलें बोई जाती हैं, और दूसरी वो जहां पर फल बागान होते हैं, जिसे हम हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों जगहों से मिट्टी का सैंपल अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि जो जमीन खाली है वहां से सैंपल कैसे लिया जाए। यहां भी आपको 2 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जिस मिट्टी से सैंपल लेना है वहां जमीन पर पिछले 15 दिनों में किसी भी तरह का ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना किया गया हो। दूसरी खास बात यह है कि जिस जमीन से सैंपल लिया जा रहा है उस जमीन पर पिछले 8 दिनों पहले तक पानी का छिड़काव ना किया गया हो। यानी जमीन गीली ना हो, क्योंकि गीली मिट्टी से सैंपल कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। इन्हीं बातों का हॉर्टिकल्चर में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब जहां तक खाली जमीन की बात है, तो यदि हम 1 एकड़ खेत लेते हैं तो ध्यान रहे उस 1 एकड़ खेत में जुताई नहीं हुई हो, यानी जहां पर जमीन एक जैसी हो। हम इस खाली जमीन से सॉइल सैंपल कलेक्शन के लिए उसी जमीन के चारों कोनों में और सेंटर में 1 फीट गड्ढा खोदेंगे, जो कि गहराई में वी शेप का होगा। यहां सैंपल लेते वक्त हमें इस 1 फीट में ऊपर से 4 इंच और नीचे से 2 इंच छोड़कर बीच वाले हिस्से में से 200 ग्राम मिट्टी कलेक्ट करना है। इस तरह चारों कोनों से और सेंटर से हमें कुल मिलाकर 1 किलो मिट्टी लेना है। एक और खास बात, यह गड्ढा खोदते समय किसी भी लोहे की चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर ही यह गड्ढा खोदना है। वहीं अगर बात करें हॉर्टिकल्चर में या बागवानी से सैंपल लिए जाने की, तो यहां एक स्पेसिफिकेशन होता है
यानी कि दो पेड़ों के बीच में कम से कम 4 या 5 फीट का फासला होता है। तो यहाँ 1 एकड़ की पूरी जमीन पर Z पोजीशन में Z की तीनों रेखाओं में और प्रत्येक रेखा में लगभग समान दूरी पर हमें 3-3 गड्ढे खोदना है, जो गहराई में V शेप के हों और 1-1 फीट गहरे होंगे। इस तरह इस Z पोजीशन में 1 एकड़ में कम से कम 9 गड्ढे होने चाहिए। अब यहां भी सैंपल लेते वक्त हमें इस 1 फीट में ऊपर से 4 इंच और नीचे से 2 इंच छोड़कर बीच वाले हिस्से से ही 200 ग्राम मिट्टी कलेक्ट करनी है। इन दोनों जगहों से सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमें मिट्टी को टेस्टिंग के लिए तैयार करना होता है। अब सबसे पहले इस सैंपल से किसी भी कंकड़, पत्थर या कचरे को बाहर निकाल लें और इसे एक प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह बार बार मिक्स कर लें और एक कॉटन का कपड़ा लेकर उस पर इस मिट्टी को फैला दें। फिर इसे प्लस का साइन बनाते हुए 4 बराबर भागों में बांट लें। उसके बाद इन चारों भागों में नंबरिंग कर लें, 1, 2, 3 और 4। अब यहां सबसे पहले 1 नंबर और 3 नंबर के भाग को इस सैंपल से बाहर कर दें। शेष भाग 2 और 4 को फिर से 4 से 5 बार अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे कॉटन के कपड़े पर फैलाकर फिर से प्लस का साइन बनाकर इसकी नंबरिंग करनी है। और अब यहां सैंपल से 1 और 3 की बजाय 2 और 4 वाले हिस्से को सैंपल से बाहर कर दें। बची हुई मिट्टी को फिर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे भी चाय की छन्नी से छान लें। आखिर में हमारे पास सॉइल टेस्टिंग के लिए तकरीबन 20 ग्राम तक मिट्टी होना चाहिए। यानी ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसमें सॉइल कलेक्शन के बाद आपको सॉइल प्रिपरेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। परीक्षण शुरू करने से पहले आइए माई भूमि परीक्षण किट के घटकों को देखें। सॉइल टेस्टिंग के लिए हम यहां पर 4 पैरामीटर्स की रीडिंग लेते हैं, जिनके आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है, यानी सॉइल टेस्टिंग की जाती है। यह है N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस, K का मतलब पोटाशियम और OC यानी ऑर्गेनिक कार्बन। इन 4 पैरामीटर्स पर मिट्टी की जांच के लिए हमें कुछ केमिकल्स और रीएजेंट्स की आवश्यकता होती है, जो हम एक किट के जरिए आपको उपलब्ध करवाते हैं और इस किट का नाम है सॉइल टेस्टिंग किट। इस खास किट में आपको एक इंस्ट्रक्शन लिफलेट या आसान भाषा में कहें एक प्रिंटेड पर्ची मिलेगी, जिसमें यह जानकारी होगी कि इस सॉइल टेस्ट को आपको कैसे पूरा करना है। इस बड़े टेस्टिंग किट में आप पाते हैं 2 छोटे छोटे टेस्टिंग किट, जहां इस पहले टेस्टिंग किट में N, P और K की टेस्टिंग के लिए आवश्यक चीजें हैं। वहीं दूसरी किट में OC की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजें हैं। NPK परीक्षण किट। आइए पहले समझें NPK परीक्षण किट के घटकों को। तो सबसे पहला है एक्सट्रैक्शन बफर। ये एक्सट्रैक्शन बफर जिसमें हमें सॉइल टेस्ट के लिए सैंपल क्रिएट करना होता है। दूसरा है चारकोल पाउडर। तीसरा है फास्फोरस के रीएजेंट्स। चौथा है पोटाशियम के रीएजेंट्स। पांचवा है नाइट्रोजन के रीएजेंट्स और छठा है सिरिंज और फिल्टर। जो लिक्विड इस बोतल में क्रिएट होगा उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहां हम एक सिरिंज और एक फिल्टर भी दे रहे हैं। सातवां है सॉइल मेजरमेंट ट्यूब। आठवां है बबल हटाने और मिक्सिंग के लिए ये कुछ टूथपिक्स। और नौवां है हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स, OCR किट। आइए पहले समझें OCR परीक्षण किट के घटकों को। पहला है खाली एक्सट्रैक्शन बफर बोतल। दूसरा है
OCR1 और OCR2, ये दोनों रिएजेंट्स जो हमें ऑर्गेनिक कार्बन का एक्सट्रैक्शन करते वक्त लगते हैं। तीसरा है सिरिंज और फिल्टर। जो लिक्विड इस बोतल में क्रिएट होगा उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहां हम एक सिरिंज और एक फिल्टर भी दे रहे हैं। चौथा है क्यूवेट, जिस पर दो तरह की मार्किंग है। सबसे खास है NPK-OC मार्किंग, यानी यहीं हमें N की जगह नाइट्रोजन, P की जगह फास्फोरस, K की जगह पोटेशियम और OC की जगह ऑर्गेनिक कार्बन का टेस्टिंग लिक्विड डालना है। साथ ही यहां हर एक क्यूवेट पर एक ब्लैक कलर की मार्किंग भी की गई है, जो बताती है कि उसमें उतना ही लिक्विड डालना है जहां तक की मार्किंग नजर आती है। अब सॉइल टेस्टिंग करने से पहले हमें अपने किट को कुछ इस तरह से अरेंज करके रखना है। यहां NPK के लिए इस्तेमाल होने वाले रिएजेंट्स हैं। वहीं आप देखेंगे दूसरी ओर OC के लिए लगने वाले रिएजेंट्स भी मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ ये क्यूवेट है, टूथपिक्स है और ये सॉइल मेजरमेंट ट्यूब भी है, जिसके साथ हम सॉइल को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले सुरक्षा के लिए यहाँ आपको दिए गए हैं हैंड ग्लव्स, जिन्हें पहन लेने से कोई भी रिएजेंट्स आपके हाथ पर नहीं लगेगा और हाथों की त्वचा पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये सारी टेस्टिंग करीब 25 से 26 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस दौरान सबसे खास बात यह है कि ये 10 से 20 ग्राम सॉइल सैंपल क्रिएट करना है, जिसके बारे में हम पहले ही डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यही नहीं, यहाँ आपको अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच के साथ ही एक पेपर और पेन की भी जरूरत होगी, जिससे हम इन केमिकल्स में लगने वाले रिएक्शन टाइम को भी नोट कर सकें, ताकि टाइमिंग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ NPK के प्रोसेस में हमें पहले NPK का लिक्विड तैयार करना होगा। इसका रिएक्शन टाइम है करीब 10 मिनट। तो सबसे पहले इस मेजरमेंट ट्यूब से दी गई मार्किंग का ध्यान रखते हुए 2 ग्राम मिट्टी लीजिए और इस एक्सट्रैक्शन बफर बोतल के लिक्विड में मिला दीजिए। इसके बाद हमारे पास जो चारकोल पाउडर है वो पूरा इस लिक्विड में डाल दीजिए और आखिर में जिस समय पर आप ये टेस्ट कर रहे हैं वो समय नोट कर लीजिए। उसके बाद आप मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लें और 10 मिनट तक इस घोल को इस तरह से लगातार हिलाते रहें और मिक्स करते जाएं। यहाँ NPK के लिए तैयार लिक्विड के लिए निर्धारित 10 मिनट पूरे होते हैं। अब हमें इस लिक्विड को सिरिंज में खींचकर भर लेना है। इस दौरान ध्यान रखना होगा कि सिरिंज का मुंह बोतल के तले से ना छुए, क्योंकि इससे बोतल में ठहरी मिट्टी सिरिंज में आ सकती है। अब सिरिंज में फिल्टर लगाकर इस लिक्विड को क्यूवेट में P और K में दी गई मार्किंग तक भर लें। ये लिक्विड P और K में डालने के बाद हमें सबसे पहले P यानी फास्फोरस के रीएजेंट्स का इस्तेमाल करना है। फास्फोरस में 3 रीएजेंट्स डाले जाते हैं, PR1, PR2 और PR3। यहां सबसे पहले आप PR2 और PR3 रीएजेंट्स लें और PR2 को PR3 में मिक्स कर दें। इसे टूथपिक की मदद से अच्छे से मिलाएं और इसका ढक्कन लगाकर शेक करें। अब PR1 को शेक करते हुए इसे सबसे पहले P के क्यूवेट में डाल दें, फिर PR2 और PR3 के तैयार मिक्सचर को इसमें मिला दें। अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम PR2 और PR3 को मिक्स करने में इस्तेमाल की गई टूथपिक की मदद से इसमें घोल देते हैं। मिक्स करने के बाद इस रिएक्शन की प्रक्रिया को पूरा होने में 10 मिनट लगते हैं, इसलिए P के लिए हम मोबाइल में 10 मिनट का टाइमर सेट कर देते हैं। इसके बाद हम K
यानी पोटाशियम के लिए दिए गए 4 रीएजेंट्स Kr1, Kr2, Kr3 और Kr4 का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बारी बारी से शेक करने के बाद K के लिए दिए गए क्यूवेट में डाल देते हैं और नए टूथपिक की मदद से इन्हें मिक्स करते हैं। अब इस रिएक्शन को भी पूरा होने के लिए हमें 10 मिनट के लिए समय देना होगा। अब P और K की प्रक्रिया को जब 5 मिनट हो जाएंगे तब हमें OC की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब OC के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए हमें यहां दी गई इस खाली एक्सट्रैक्शन बफर बोतल का इस्तेमाल करना होगा। NPK के प्रोसेस में हम लोगों ने जिस बोतल में लिक्विड था उसमें सॉइल डाली थी, लेकिन अब सबसे पहले हमें ये सॉइल मेजरमेंट ट्यूब की मदद से इसकी मार्किंग का ध्यान रखते हुए इस खाली बोतल में डालनी है। अब दिए गए OCR1 रीएजेंट को अच्छी तरह से शेक करें और इसमें मिला लें, अच्छे से मिक्स करें। अब OCR2 रीएजेंट को भी पहले की ही तरह अच्छे से शेक करें और इसमें मिला दें। अब इस मिक्सचर के लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 5 मिनट का है, तो बस स्टॉप वॉच लगाएं और 5 मिनट तक इसे शेक करते हुए मिक्स करते जाएं। अब जब P और K की प्रक्रिया को 10 मिनट और OC की प्रक्रिया शुरू किए 5 मिनट हो जाएंगे तब हमें सिरिंज से OC का एक्सट्रैक्शन करना है। जहां पहले की ही तरह यह ध्यान रखें कि सिरिंज बोतल के तले को ना छुए। सिरिंज में लिक्विड खींचने के बाद इसमें फिल्टर लगाकर इसे क्यूवेट में OC के लिए निर्धारित जगह में इसकी मार्किंग तक भर लें। OC में सैंपल डाल लेने के बाद एन के खाली क्यूवेट में सबसे पहले एन का रिएजेंट डाल दें और फिर P और K में इस्तेमाल की गई पहली सिरिंज से बचे हुए सैंपल को एन के क्यूवेट में दी हुई मार्किंग तक भर दें। अब हमारा टाइमिंग पूरा हो चुका है और हमने यहाँ क्यूवेट में जो भी लिक्विड लिया है उसे हमारे डिवाइस में निर्धारित स्लॉट में N, P, K और OC मार्क के अनुसार रखना है। अब अगली कड़ी में आपको इस डिवाइस से अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। अगर ये डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो ये लाइट ब्लिंक करेगी और अगर कनेक्ट हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, फिर आप इसे कवर कर सकते हैं। यहां सॉइल टेस्टिंग के लिए सबसे जरूरी है आपके मोबाइल पर माई भूमि ऐप का होना, तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सवाल आता है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे यूज करते समय जब आप सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करते हैं तब आपका जो भी लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड है, जहां आप साथी या एजेंसी के नाम से रजिस्टर्ड होंगे, वो इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद इस ऐप पर आपकी होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपकी होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मर रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको सॉइल टेस्टिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होगा वहां हमें फार्मर की डिटेल्स एंटर करनी होगी। यहां सबसे पहले आपको फार्मर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और आधार नंबर एंटर करना जरूरी है। पिन कोड और सर्वे नंबर एंटर करते समय ध्यान रहे आप आपकी फार्म का पिन कोड और सर्वे नंबर डाल रहे हैं। अब आपको यहां होम स्क्रीन पर एक सेकेंड टैब दिखाई देगा जहां केसेस लिखा होगा। केसेस ओपन करने पर जिस फार्मर को आपने रजिस्टर किया है उसका नाम वहां पर आपको दिखाई देगा। यह आपको ब्राउन कलर में दिखाई देगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि उसका टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर फार्मर की ये डिटेल ग्रीन कलर में हो तो समझिए उसका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहां जिस फार्मर की डिटेल हम लोगों ने ऐड की है वो हमें ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है। उसका सॉइल टेस्ट कंप्लीट करने के लिए हम पेंडिंग केसेस में उसके नाम पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद सॉइल टेस्टिंग वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी।
जहां नीचे सॉइल टेस्टिंग वाला टैब नजर आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही आखिर में वहां सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यहां ये रिपोर्ट जनरेट कर लेना ही काफी नहीं है, अब हमें इन रिपोर्ट्स को समझना भी होगा। रिपोर्ट्स में देखने पर यहां सबसे पहले आपको फार्मर का नाम, एड्रेस, आधार नंबर और पिन कोड नजर आएगा। उसके बाद नीचे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ऑर्गेनिक कार्बन की रीडिंग दिखाई देगी। ये रीडिंग आपको दो तरह से दिखाई देगी। सबसे पहली है पीपीएम वैल्यू, क्योंकि किसी भी केमिकल का टेस्ट रिजल्ट आपको पीपीएम में ही दिखाई देता है। यही टेस्ट रीडिंग यहां आपको केजी पर हेक्टेयर में भी नजर आएगी। क्योंकि यहां टेस्ट रीडिंग में दिखी कमी को पूरा करने के लिए खेत में जो भी खाद डाला जाता है वो केजी पर हेक्टेयर के अनुसार ही डाला जाता है। तो यहां जो सॉइल टेस्ट हमने किया है उसमें सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की रीडिंग ही लें, ये है 62.04 ppm। उसकी केजी पर हेक्टेयर में वैल्यू है 138.96। रिपोर्ट में यहीं नीचे इसकी एक आइडियल रेंज भी दी गई है, यानी फसल अनुसार मिट्टी में ये नाइट्रोजन कितनी मात्रा में होना चाहिए ये भी यहां दर्शाया गया है। अब अगर फास्फोरस की बात करें तो इसका पीपीएम रीडिंग 11 ppm है, यानी ये 35 केजी पर हेक्टेयर में है, परंतु इसकी आइडियल रेंज है 10 से 25 केजी पर हेक्टेयर, जो कि आवश्यक मात्रा से काफी ज्यादा है, जिसका मतलब है आपको यहां रासायनिक खाद के रूप में फास्फोरस डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर पोटेशियम देखें तो इसकी वैल्यू है 125 ppm, जो कि 280 केजी पर हेक्टेयर है, जबकि इसकी आइडियल रेंज है 108 से लेकर 280 केजी पर हेक्टेयर। यानी टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार पोटेशियम भी अपनी इस जमीन में बराबर मात्रा में है। वहीं अगर ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो यह हमेशा प्रतिशत में दर्शाया जाता है। इसकी आइडियल रेंज है 0.5 से लेकर 0.76%, जिसके बीच ये होना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार इस मिट्टी में ये 1.07% है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो मिट्टी की जांच की इस रिपोर्ट से हम जान सकते हैं कि इस मिट्टी में सिर्फ नाइट्रोजन डालना होगा, बाकी चीजों की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार आपको किसान से पूछना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में फसल बोना चाहता है। यहाँ क्रॉप कैटेगरी ऑप्शन के नीचे सब कैटेगरी का विकल्प भी मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं और उसके अनुसार जरूरी मात्रा में बायोफिट, एनपीके या अन्य ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब माय भूमि डिवाइस का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में आज यहां आप जानेंगे। तो आइए सबसे पहले डिवाइस के कुछ टेक्निकल पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसे ये है स्विच ऑन बटन। इसे स्विच ऑन करने पर यहां ग्रीन लाइट जल जाती है, साथ ही यहां पर जो ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, ये आपके डिवाइस की ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी दर्शाती है, जो ऐप से कनेक्ट होने पर ब्लू कलर में स्टेबल हो जाती है। और आखिर ये है लाइट का तीसरा स्लॉट। यहां ये रेड लाइट एक ही बार ब्लिंक होगी जब आपका टेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यही नहीं, ये ग्रीन वाली लाइट तब ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी जब आपकी डिवाइस की बैटरी 20% रह जाएगी। लेकिन खास बात, जब ये ब्लिंक होना शुरू होगी तब भी यहां पर आप 4 से 5 टेस्ट आसानी से कर पाएंगे। अब बात करें इस खास हिस्सों की, तो यहां मशीन में 2 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। एक है ये, इस हिस्से में आपको क्यूवेट रखना है। यहां पर जो भी रीडिंग होगी वो इस क्यूवेट के माध्यम से ही ली जाएगी। इस स्लॉट में एन, पी, के और ओसी की मार्किंग यहां पर की गई है और उसी के अनुसार आपको ये कार्ट्रिज यहां पर रखना है। और दूसरा थर्मल प्रिंटर, जिससे आप जो भी टेस्ट करेंगे उसका प्रिंट आउट यहां से आप निकाल सकेंगे। यही नहीं,
मशीन को चार्ज के लिए कंपनी की तरफ से एक चार्जर भी आपको दिया जा रहा है। चार्जर की पिन को यहाँ डिवाइस में इसके लिए निर्धारित स्लॉट में लगाना है और चार्जर को सॉकेट में लगाकर इसे चार्ज करना है और सिर्फ 2 से ढाई घंटों में ही इस मशीन को पूरा चार्ज कर सकते हैं और एक चार्ज में ये मशीन कम से कम 8 घंटे तक परफॉर्म कर पाएगी।